हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सितंबर का असाइनमेंट जमा कर चुके हैं और अब अगले असाइनमेंट की तैयारी में हैं। तो इस महीने आप लोगों को 2 अध्याय कंप्लीट करना है। एक है अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी और एक है अध्याय 5 पृष्ठ रसायन। तो जितना 40% कोर्स कम किया गया है उसके हिसाब से हम इस अध्याय के टॉपिक कवर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग यह अध्याय अच्छे से समझ पाएँ। तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो कम किए गए सिलेबस के अनुसार इस इकाई में अधिशोषण के बारे में बताया गया है। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, ठोस पर गैसीय अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइड अवस्था, शुद्ध विलयन, कोलाइड तथा निलंबन के मध्य विभेद, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, बहुआण्विक, वृहदाण्विक, कोलाइड के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन और स्कंदन के बारे में इस अध्याय में आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हम इसके पहले 2 टॉपिक कवर करेंगे, समझेंगे अधिशोषण क्या है, ठोस पर गैसें कैसे अधिशोषित होती हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारूप कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम जानेंगे परिचय, अधिशोषण, उसके प्रकार, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है, ठोस पर गैसीय अधिशोषण कैसे होगा और गैसीय अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। किसी पदार्थ की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम पृष्ठ कहते हैं। तो पृष्ठ रसायन जो होता है वो सतह या अंतरा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। तो पदार्थों में कुछ गुण उनके पृष्ठ से संबंधित रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि घरों में जो सामान होता है उसके ऊपर धूल की परत जम जाती है। स्कूल में जब आप जाते हो बहुत दिनों बाद तो टेबल के ऊपर धूल की पूरी परत जमी रहती है। तो वास्तव में ये एक पृष्ठीय घटना है। चूँकि यह घटना पृष्ठ पर हुई है इसीलिए ये पृष्ठीय घटना कहलाती है। तो पृष्ठ रसायन जो है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम होने वाली पृष्ठीय घटनाओं का डिटेल में अध्ययन करते हैं। ये पृष्ठीय प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम कोई पदार्थ को फाइनली डिवाइडेड यानी कि एकदम सूक्ष्म रूप से विभाजित करके लेते हैं। इस प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए अर्थात जब आप पृष्ठ रसायन का अध्ययन करना चाहते हैं तो अधिशोषण, कोलाइड अवस्था, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन आपको करना होता है, तभी आप पृष्ठ रसायन का पूर्ण अध्ययन कर पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पृष्ठीय घटनाएं होती क्यों हैं। तो इसे हम अभी आगे और अच्छे से समझेंगे चित्र के द्वारा कि जो अणु अंदर की ओर मौजूद होता है उसके चारों तरफ एक समान अणु रहते हैं जिससे उसका परिणामी बल 0 रहता है। परंतु जो अणु पृष्ठ पर उपस्थित रहता है वो केवल आधे भाग में अपने समान प्रकार के अणुओं से घिरा रहता है, बाकी ऊपर के भाग में अलग प्रकार के अणु रहते हैं। इस प्रकार उसका परिणामी बल जो है वो 0 नहीं हो पाता। आप द्रव में पृष्ठ तनाव जब पढ़ते हैं तो भी यही सेम असंतुलित बल वहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकृति है केवल द्रवों में नहीं होती बल्कि ये ठोस में भी होती है। ठोस के पृष्ठ में भी जो सबसे ऊपरी परत होती है वहाँ पर तनाव रहता है। ये चित्र में आप अच्छे से देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ये वाला जो अंदर का अणु है ये चारों ओर, ये देखिए ये अपने चारों ओर समान प्रकार के अणुओं से घिरा रहता है, इसीलिए यहाँ पे कुल बल हो जाता है 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊपरी परत में ये जो अणु मौजूद हैं ये नीचे की तरफ तो सेम प्रकार के अणुओं से हैं, पर यहाँ पर ऊपर में वायु के अणु हैं, अर्थात यहाँ पर जो परिणामी बल होगा वो किसी भी स्थिति में 0 नहीं होता। तो यहाँ पर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे ही आप क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये घटना ठोसों और द्रवों दोनों में होती है। गैस के लिए ये उतना एप्लीकेबल नहीं है। गैसें जो हैं वो अधिशोषक नहीं होते, वो अधिशोष्य होते हैं प्रायः हर कंडीशन में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अधिशोषण क्या होता है। तो किसी पदार्थ
का ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना। ठोस या स्थूल का अर्थ ये है कि उसके अंदर प्रवेश करने के बजाय वो अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि वो उसकी ऊपरी परत पर ही जमा हो जाते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। और ठोस के पृष्ठ पर आणविक सांद्रता ठोस के आंतरिक भाग की अपेक्षा अधिक रहती है, और यही घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। अगर मैं एकदम सरल शब्दों में कहूँ तो किसी भी ठोस के ऊपरी परत पर किसी अन्य गैस या अन्य ठोस की परत का जम जाना क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। वह ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है, जबकि वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोषक एड्सॉर्बेंट और अधिशोष्य एड्सॉर्बेट। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। इसमें परमाणु एक दूसरे से प्रायः वान डेर वाल बंध या रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप देखते हैं घर के सामानों में धूल की परत जम जाती है। अगर टेबल रखा हुआ है तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर धूल की एक परत जम जाती है। आप ऐसे हाथ से उसे छू के देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उसमें धूल की एक परत जमी हुई थी। तो ये अधिशोषण के परिणाम स्वरूप ही होता है। यहाँ पर जो भी वस्तु है उसकी सतह या जो भी टेबल है उसकी सतह अधिशोषक है, और जो धूल के कण हैं वो अधिशोष्य हैं। अगर जितने ज़्यादा असंतुलित बल होंगे अधिशोषण भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यदि हमें अधिशोषण को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? असंतुलित बलों की संख्या बढ़ानी होगी। तो ये कैसे बढ़ेगा? जब भी हम किसी ठोस को सूक्ष्म रूप से विभाजित कर देते हैं। सूक्ष्म रूप से विभाजित करने का क्या अर्थ है? उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। आप धातु को बारीक पीस के पाउडर बना दीजिए, या कोई भी पदार्थ है उसे बारीक पीस कर चूर्ण बना दीजिए, तो क्या होगा? उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे ही पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा मुक्त संयोजकताओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, और इस प्रकार आप देखेंगे कि वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया होगी। जैसे उदाहरण के लिए सक्रिय चारकोल, जंतु चारकोल, सिलिका जल, सूक्ष्म विभाजित धातुएं जैसे कॉपर, निकेल, पैलेडियम। आप देखिएगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और उत्प्रेरक लेते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं सूक्ष्म विभाजित पैलेडियम, सूक्ष्म विभाजित निकेल। इस तरह से जो लिखा जाता है तो उसका अर्थ यही होता है कि हम उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया है उसे पाउडर फॉर्म में बना के। जैसे यदि मान लीजिए आप H2SO4 और जिंक की क्रिया करा के हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हैं, तो यदि आप जिंक का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर H2SO4 में डाल दें तो अभिक्रिया काफ़ी धीमे गति से होगी। लेकिन उसी की बजाय अगर आप वहाँ पर ग्रेन्यूलेटेड जिंक यानी कि दानेदार जिंक यदि लें तो आप पाएंगे कि रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अब अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देखते हैं। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला अधिशोषण और दूसरा वाला अवशोषण के लिए। तो ये देखिए, ये पहला अंतर देखिए, ये पृष्ठीय घटना है। देखिए सबसे सामने में ही हो रहा है, और ये पदार्थ के संपूर्ण स्थूल में होता है। स्थूल का क्या अर्थ है? अंदर तक प्रवेश कर गया। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता की तुलना में बहुत अधिक होती है। आप देखिए इसकी पूरी सांद्रता ये बाहर में अधिक है, और यहाँ पर इसकी सांद्रता अंदर में ज़्यादा है। फिर प्रारंभ में अधिशोषण बहुत तीव्रता से होता है और धीरे धीरे क्या होता है? घट जाता है, और ये एक समान दर से होगा और उसके बाद फिर रुक जाएगा। जैसे सिलिका जल पर जल वाष्प का अधिशोषण होना। निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड जो है वो जल वाष्प को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो ये दोनों में यहाँ पर अंतर है। फिर आगे देखते हैं अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। जब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे और दोनों में अंतर पढ़ेंगे तब आपको भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचयन दुर्बल वान डेर वाल बल के कारण है तो उसे आप क्या कहोगे? भौतिक अधिशोषण। और यदि इनके मध्य रासायनिक बंध बन जाता है तब क्या कहलाएगा? वो रासायनिक अधिशोषण, या उसे ही आप रसावशोषण भी कहते हैं। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर आप अंतर देखिए दोनों में। पहली चीज़, भौतिक अधिशोषण वान डेर वाल आकर्षण बल के कारण होती है, और रासायनिक जो है यह रासायनिक बंध के कारण होती है। ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते जबकि ये अति विशिष्ट होते हैं। कैसे? यदि आप हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कराइए या ऑक्सीजन गैस को अधिशोषित कराइए, भौतिक अधिशोषण में कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु रासायनिक अधिशोषण यदि हो रहा है और आप कराते हैं तो ऑक्सीजन का कराएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन का कराएंगे तो हाइड्राइड बनेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण की
प्रकृति विशिष्ट होती है। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात अधिशोषण के बाद विशोषण भी हो जाता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये एक बार होने के बाद दोबारा से वापस नहीं होते। आप मेज पर लगी धूल को बड़ी आसानी से हटा सकते हो, लेकिन तांबे के लोटे में जो ऑक्साइड की परत बनी है, जो लोहे में जंग की परत बनी है, उसे आप आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक क्रिया हो चुकी होती है, रासायनिक बंध बन चुका होता है, वो काफ़ी स्थायी होता है। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और आसानी से द्रवित हो जाने वाली गैसें आसानी से अधिशोषित। अब ये आसानी से द्रवित कौन सी गैसें होंगी? जो कंपाउंड गैसें होती हैं, जैसे HCl, CO2, NH3, ये यौगिक गैसें हैं, ये आसानी से द्रवित हो जाती है। जबकि तात्विक गैसें, एलिमेंटल गैस जो होता है, लाइक नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये आसानी से द्रवित नहीं होते, तो इनका अधिशोषण भी नहीं होता। और ये जो रासायनिक अधिशोषण है, यह भी प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैसें अधिशोषक से क्रिया कर सकती है रासायनिक रूप से, वो आसानी से अधिशोषित होंगी, और जो नहीं करेंगी वो नहीं होंगी। फिर अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कम होता है 20 से लेकर 40 केल्विन तक। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किलो जूल प्रति मोल। जबकि रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी का मान काफ़ी अधिक होता है, तो चूंकि इसमें ज़्यादा ऊर्जा का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए यह ज़्यादा स्थायी भी रहेगा रासायनिक अधिशोषण। फिर यहाँ पर एक खास डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर तेजी से, आप देखिएगा कि ठंड के दिनों में धूल की परत ज़्यादा जमती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप असहायक होता है। ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भौतिक अधिशोषण में सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आपको किसी भी तरह की अलग से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु रासायनिक में आपको सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ सकती है, और ये हमेशा नहीं होती, पर कभी कभी आवश्यकता रहती है। दोनों में एक समानता भी होती है कि दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है, दोनों में सेम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर ये बढ़ भी जाते हैं। और अंतिम पॉइंट है कि उच्च दाब पर अधिशोषण के पृष्ठ पर यह बहुअणु, मतलब ये एक से अधिक परत के ऊपर परत जमती जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल लेयर ही बनेगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों में अंतर भी बताते हैं आपको, और ये इनकी विशेषताएं भी हैं कि रासायनिक अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं। भौतिक अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ कवर कर रहा है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है अधिशोषण समतापी। यह इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये इस क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका एक नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को बना के भेजूंगी। अभी यहाँ पर आप सिर्फ परिभाषा जानिए इसकी। किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा को मुख्य रूप से 2 ही कारक प्रभावित करते हैं। एक होता है दाब और एक होता है ताप। ये 2 कारक प्रभावित करते हैं। यदि आप ताप को स्थिर रख दें तो अधिशोषण के पृष्ठ पर अधिशोषित गैस की मात्रा उसके संगत दाब के बीच, अगर आप वक्र खींचते हो, क्या क्या चीज़, गैस की मात्रा और दाब, इसके बीच जब वक्र खींचा जाता है तो जो आपको ग्राफ प्राप्त होता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसे अधिशोषण समतापी कहा जाता है। आप लोगों को ये प्रश्न अपनी क्लियर कॉपी में बनाना है। अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं। अब ये जो लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है, ये अभी आप लोगों से नहीं बनेगा, जब आप नेक्स्ट वीडियो ठीक से समझ जाएंगे तभी बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसके आंसर ढूंढिए और बनाइए। यदि आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ जो समझा है वो नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप क्वेश्चन करिए। आप जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाएगा। हैव ए नाइस डे।